हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से न्यूट्रलिटी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, न्यूट्रलिटी NEUTRALITY। आज हमें ये समझना है बेटा कि न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बेटा न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना है कि न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या है। तो बेटा मैं यहाँ पे हर एक चीज़ रीड करूँगा और उसका मतलब भी बताऊँगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई हैंडराइटिंग को पढ़ने में कोई दिक्कत है तो वो भी नहीं होगी वैसे। ओके, न्यूट्रलिटी इज अ स्टेटस विच इज एक्वायर्ड बाय दोज स्टेट्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन वॉर। ओके, तो बेटा न्यूट्रलिटी एक ऐसा स्टेटस है जो उन देशों को मिलेगा विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन वॉर। जैसे मान लीजिए अमेरिका का नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध चल रहा है और भारत जो है वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता। भारत ना यूएसए का सपोर्ट करता है और ना ही नॉर्थ कोरिया का। तो ऐसे सिचुएशन में भारत को क्या कहा जाएगा? भारत को कहा जाएगा कि ये एक न्यूट्रल स्टेट है, यानी एक स्टेटस हमको मिलेगा जिसे कहेंगे कि हम न्यूट्रलिटी है, हम लोगों को हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है वॉर में। ओके, अब इसको आगे समझते हैं ओपेनहाइम की लैंग्वेज में। ओपेनहाइम डिफाइंस न्यूट्रलिटी एज द एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी adopted by the third states towards belligerents and recognized by the belligerents. Such attitude creating rights and duties between the impartial states and belligerents. Okay, तो ओपेनहाइम की इस डेफिनेशन को हमें थोड़ा सा इलेबोरेट करना है। तो ओपेनहाइम का मानना है कि न्यूट्रलिटी क्या है? न्यूट्रलिटी उनके हिसाब से है एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी, कि आपका एटीट्यूड क्या है वॉर में। वॉर के टाइम पे आपका एटीट्यूड ये है कि आप इम्पार्शियल रहना चाहते हो। आप दोनों में से किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे हो, दोनों में से किसी भी स्टेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, यानी आप इम्पार्शियल हो। और इम्पार्शियलिटी का जो एटीट्यूड है ये थर्ड स्टेट के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। दो स्टेट्स हैं वो लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी थर्ड स्टेट इम्पार्शियल एटीट्यूड शो कर रहा है, वो किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। टूवर्ड्स द बेलिजरेंट्स, बेलिजरेंट्स यानी कौन? बेलिजरेंट्स यानी वो जो लड़ रहे हैं, जो दो देश लड़ रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा बेलिजरेंट्स। एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बेलिजरेंट्स, यानी कि जो बेलिजरेंट्स हैं, जो देश लड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को मान्यता भी दे रहे हैं कि हाँ आप न्यूट्रल हैं। यानी आप बात को समझिए कि कोई भी स्टेट जब एक एटीट्यूड शो करता है इम्पार्शियलिटी का बेलिजरेंट्स के प्रति, प्लस बेलिजरेंट्स उस चीज़ को मान्यता दे रहे हैं कि हाँ ये जो थर्ड स्टेट है वो कैसा है? इम्पार्शियल है, तो उसे कहा जाएगा न्यूट्रलिटी। और इस न्यूट्रलिटी की वजह से और क्या होता है पता है बेटा? इस एटीट्यूड की वजह से ये होता है कि सच एटीट्यूड करता क्या है? यहाँ पे लिखा है साफ साफ, राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन इम्पार्शियल स्टेट्स एंड बेलिजरेंट्स। यानी जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि अगर यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर चल रहा है और भारत न्यूट्रल है, तो कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज आ जाएंगी भारत की बेलिजरेंट्स के प्रति। यानी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भारत की नॉर्थ कोरिया के प्रति भी रहेगी और कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भारत की यूएसए के प्रति भी रहेगी। तो ओपेनहाइम के हिसाब से क्या है बेटा? 3 पॉइंट्स हुए। एक, एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी। दूसरा, रिकॉग्निशन मिलता है उस एटीट्यूड को बेलिजरेंट्स के द्वारा। और तीसरा, कि उस एटीट्यूड की वजह से, उस न्यूट्रलिटी की वजह से कुछ राइट्स आते हैं और कुछ ड्यूटीज भी आती हैं। तो ये चीजें हैं बेटा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। When a state wishes to remain neutral, it is desirable that it makes an immediate notification of neutrality. Okay, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि अगर कोई स्टेट है वो ये चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे। ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने क्या कहा? अगर कोई स्टेट है वो क्या चाहता है बेटा? कि वो न्यूट्रल रहे। तो डिज़ायरेबल क्या है? डिज़ायरेबल ये है कि अगर वो स्टेट न्यूट्रल रहना चाहता है
तो पहले ही इसकी एक नोटिफिकेशन दे दे, पहले ही इसकी नोटिफिकेशन दे दे, इसके बारे में पहले से ही बता दे, नोटिफाई कर दे कि क्या, नोटिफाई कर दीजिए बाकी के स्टेट्स को, आप बता दीजिए कि आप इस पर्टिकुलर वॉर में न्यूट्रल रहने वाले हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं बेटा, इट हैज बीन रिगार्डेड एज नेसेसरी बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ज़्यादातर स्टेट्स का, ज़्यादातर देशों का ये मानना है कि अगर कोई देश है जो न्यूट्रल रहना चाहता है एट द टाइम ऑफ वॉर, अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूट्रल रहें युद्ध के समय में, तो आपका ये कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि आप उसकी एक नोटिफिकेशन दे दें, ताकि जिन लोगों के बीच वॉर हो रहा है उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए, ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ आप न्यूट्रल हैं, यानी आपको नोटिफाई करना है, यानी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट्स कमेंसेस विथ नोटिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे भारत है, अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो यूएसए और नॉर्थ कोरिया के वॉर में नहीं बोल रहा, ये हम एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, ठीक है, नहीं बोल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि भारत न्यूट्रल हो गया। जब तक भारत इसकी नोटिस नहीं देगा, नोटिफिकेशन नहीं करेगा कि हाँ हम न्यूट्रल है, तब तक भारत की तरफ से न्यूट्रलिटी की शुरुआत नहीं होती है। भारत की तरफ से न्यूट्रलिटी की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब भारत नोटिफाई करेगा इस चीज को लेकर। ये भारत का काम रहेगा यहाँ पे। यहां तक कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सितंबर 1939 की बात है, तो जितने भी देश न्यूट्रल थे बेटा, उन्होंने पहले ही ये चीज जाहिर कर दी, ये चीज बता दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा कि ठीक है हम जो हैं न्यूट्रल रहना चाहते हैं वॉर के दौरान। तो ये आपको पहले बताना जरूरी है। ओके बेटा, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है न्यूट्रलिटी इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारा टॉपिक क्या है बेटा, न्यूट्रलिटी इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी इज रिलेटेड टू द सिचुएशन ऑफ वॉर। ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, अगर वॉर नहीं होगा तो न्यूट्रलिटी कहां से आएगी, सीधी सी बात है। जब भी कोई वॉर हो रहा है तो उस समय आप न्यूट्रल है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। न्यूट्रलिटी यानी कब न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रलिटी तब है जब युद्ध की परिस्थिति है। तो युद्ध की जब परिस्थिति है उस वक्त न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे काम करता है। ठीक है, तो जब भी युद्ध होता है तो स्टेट्स चाहे तो हाँ एक एटीट्यूड ऑफ न्यूट्रलिटी ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि भाई वॉर के टाइम पे न्यूट्रलिटी होती है, लेकिन प्रश्न क्या है, यहां पे मैंने प्रश्न लिखा भी है आप लोग के सामने। यहां पे प्रश्न ये है कि कैन द स्टेट रिमेन न्यूट्रल व्हेन देयर आर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड इन दोस मिलिट्री ऑपरेशंस देयर आर हॉस्टिलिटीज बट नो स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट। सवाल आप लोग समझे बेटा, आप लोग से सवाल यहां ये है कि मान लीजिए जैसे कि युद्ध के समय में तो न्यूट्रल रहा जाता है, ठीक है ये तो पता है, लेकिन मान लीजिए युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है लेकिन दोनों देशों के बीच मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहा है, और उस मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते आप कह सकते हैं कि हॉस्टिलिटीज हैं, यानी दो देशों के बीच मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, दुश्मनी है, लेकिन वॉर नहीं है। सवाल को समझना बेटा, वॉर के समय में क्या आप न्यूट्रल रह सकते हैं, तो इसका जवाब क्या है, सीधा जवाब है हाँ। लेकिन क्या जब मिलिट्री ऑपरेशन है, जब हॉस्टिलिटी है, जब तो बेटा जब युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है, तो जब युद्ध नहीं है सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी न्यूट्रलिटी हो सकती है, तो ये सवाल है। ठीक है बेटा, वॉर में तो हो सकती है न्यूट्रलिटी, लेकिन क्या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहा है, हॉस्टिलिटी है, दुश्मनी है, मिलिट्री ऑपरेशन है, तो क्या तब भी न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट काम करेगा? तो इसको लेके जवाब ये है बेटा कि it should be noted that the scope of the various norms of the law of war has been widened expressively by the provisions of the various treaties and conventions and therefore apply not only in war
बट ऑल्सो टू इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि लॉ ऑफ वॉर जो है उसको लेकर कई प्रोविजंस बनाई गई हैं, कई ट्रीटीज हैं, कई कन्वेंशंस हैं, इन शॉर्ट कई एग्रीमेंट्स हो रखे हैं स्टेट्स यानी कंट्रीज के बीच में। तो ये कहा जाता है कि अब आज के समय में न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो ये लॉ ऑफ वॉर की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ वॉर की, तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ वॉर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, बल्कि लॉ ऑफ वॉर जो है वो इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स पे भी अप्लाई होते हैं। याद रखिएगा बेटा, हमारा जो प्रश्न था ये थोड़ा सा आप लोगों को टॉपिक अजीब सा लग सकता है, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझना होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमारे सामने प्रश्न क्या है, न्यूट्रलिटी कब आप शो कर सकते हो, कोई देश न्यूट्रल कब रह सकता है, जब युद्ध हो। लेकिन प्रश्न ये है कि जब कोई वॉर नहीं हो रहा है लेकिन दो देशों के बीच मिलिट्री ऑपरेशन है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो उसको वॉर नहीं मान रहे हैं, तो क्या ऐसे में क्या कोई देश ये कह सकता है कि हम न्यूट्रल हैं? तो उसी को लेके मैंने बताया कि कई सारे कन्वेंशन, कई सारी ट्रीटीज बनी है, उसमें ये कहा है कि लॉ ऑफ वॉर जो है उसके जितने भी नॉर्म्स होते हैं, लॉ ऑफ वॉर यानी युद्ध के कानून, वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध में क्या कहते हैं, वॉर के टाइम पे नहीं अप्लाई होते हैं, बल्कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी अप्लाई होते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब न्यूट्रलिटी कोई देश सिर्फ और सिर्फ वॉर के समय पे नहीं, बल्कि जब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होगी तब भी एक कंट्री जो है क्या रह सकता है, न्यूट्रल रह सकता है। ओके, और इसका एक एग्जांपल भी हमारे पास है, जिनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन टाइम्स ऑफ वॉर 1949, ये पूरे कन्वेंशन का नाम है। यहाँ पे इसमें यह कहा था कि जो पूरा कन्वेंशन बना है ये सिर्फ और सिर्फ वॉर के लिए नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होगा, ये कन्वेंशन सिर्फ वॉर के टाइम पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रही है तो ऐसे सिचुएशन में भी अप्लाई हो जाएगा ये लॉ। और यहाँ पे आखिरी लाइन मैंने जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट इवन इफ वन डज नॉट रिकॉग्नाइज द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एज वॉर। अगर तुम उस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को वॉर नहीं भी मानते हो तब भी लॉ ऑफ वॉर कहीं ना कहीं अप्लाई होंगे। यानी लॉ ऑफ वॉर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं, बल्कि अगर आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट करते हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के अंतर्गत आप ये कहते हैं कि भैया ये जो है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, मैं इसे वॉर नहीं मानता, तो क्या न्यूट्रलिटी नहीं होगी? वहाँ पे भी न्यूट्रलिटी शो की जा सकती है और वहाँ पे भी लॉ ऑफ वॉर जो है अप्लाई होते हैं। इट मीन्स द लॉ ऑफ वॉर इज नॉट ओनली मेड फॉर द वॉर बट ऑल्सो ड्यूरिंग द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। तो यस, at the time of armed conflict a state can show neutrality। अब अगर हम बात करें बेटा अलग अलग जूरिस्ट्स की कि जूरिस्ट्स का क्या ओपिनियन है, तो जूरिस्ट अलग अलग चीज़ें सोचते हैं। एक जो जूरिस्ट का एक वो है जूरिस्ट का एक वर्ग कहता है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलिटी जो है वो वॉर के टाइम पे हो सकती है, और जूरिस्ट का एक वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि नहीं, न्यूट्रलिटी सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं, बल्कि अगर कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रही है, भले ही तुम उसको वॉर मानो या ना मानो, लेकिन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में भी एप्लीकेबल होगा। दो अलग अलग ओपिनियन है। तो जैसे कि अभी हमने देखा, प्रॉपर तो यही है कि हम अदर व्यू सीम्स टू बी मोर प्रॉपर, यानी लॉ ऑफ वॉर, न्यूट्रलिटी, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं बल्कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे भी एप्लीकेबल होंगी। इन शॉर्ट हमारा जो आंसर है वो ये बना कि न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वॉर के टाइम पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी ये एप्लीकेबल होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो हेग कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो हेग कन्वेंशन को भी बनाया गया जब, तो उसको बनाने के पीछे भी यही एजम्पशन लेके चले थे कि जब भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होगी स्टेट्स के बीच में, तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होंगी, वॉर नहीं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट मैं कह रहा हूँ, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होंगी तो या तो आप लड़ रहे हैं यानी बेलिजरेंट्स हैं, किसी के पक्ष में लड़ रहे हैं, या तो आप न्यूट्रल हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये वहाँ पे यहाँ पे वही घुमा फिरा के वही सब बातें हैं कि न्यूट्रल रह सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे बेटा।
ओके, अब हमें थोड़ा सा आगे जाना है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी, कि जो न्यूट्रलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया। देखिए कब आया न्यूट्रलिटी, ये कोई भी कंट्री है वो न्यूट्रल रहेगा, ये कॉन्सेप्ट हम कब से पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसका जवाब सरल सा ये है कि जितने सालों से युद्ध हो रहा है ना, उतना ही पुराना कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलिटी। हाँ, आप ये कह सकते हो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट भले ही जब से युद्ध हो रहा है तब से इतना पुराना है, लेकिन उस टाइम पे कन्वेंशंस वगैरह नहीं हुआ करते थे, ट्रीटीज एग्रीमेंट्स वो चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन मिडल एजेस में यहाँ पे जैसे लिखा भी है, कुछ बायलेटरल ट्रीटीज होनी शुरू हो गई। उनमें कई कंट्रीज़ ऐसे आए सामने मिडल एजेस में जिन्होंने कहा कि हाँ हम जो है न्यूट्रल रहना चाहते हैं, वॉर के टाइम पे हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, तो आपका जवाब होगा कि जब से वॉर हो रहे हैं तब से ही न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, इसका डेवलपमेंट इस मिडल एजेस में स्टार्ट हुआ था। ओके, और फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे आया, धीरे धीरे ट्रीटीज़ आने लगी। यहाँ पे यही सब लिखा है बेटा, इसको एलेबरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी देख लीजिए ज़रा कि धीरे धीरे 17th सेंचुरी में हम आए, और 17th सेंचुरी में जो है ये न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट और आया और आगे बढ़ा। और 17th सेंचुरी वो सेंचुरी थी जिसमें धीरे धीरे ये बात पता चली कि अगर कोई स्टेट न्यूट्रल है तो उसकी कुछ राइट्स हैं बेलिजरेंट्स की तरफ, कुछ ड्यूटीज़ हैं बेलिजरेंट्स की तरफ, और उसी तरह वाइसे वर्सा सामने बेलिजरेंट्स के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं एक न्यूट्रल स्टेट की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिडल एजेस में ये कॉन्सेप्ट आया, फिर 17th सेंचुरी, फिर 18th सेंचुरी में हम आए। 18th सेंचुरी में और ज़्यादा बढ़ा। 18th सेंचुरी में तो ये स्थिति आ गई थी कि पहले 17th सेंचुरी में क्या था कि न्यूट्रलिटी होती तो थी, लेकिन बहुत कम ही कंट्रीज़ ऐसे थे जो उसको मानते थे 17th सेंचुरी के टाइम पे। 18th सेंचुरी में तो फिर ये आलम आ गया कि भाई अब अगर कोई न्यूट्रलिटी की अगर ट्रीटी है, अगर आप उसे वायलेट करते हो तो उसके लिए आपको जो है उसके लिए कंपेंसेशन भी देना पड़ने लगा। तो ये स्थिति आ गई। तो अब जो है न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट की वैल्यू 19th सेंचुरी में आप कह सकते हैं ज़्यादा बढ़ गई। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर न्यूट्रलिटी को लेके क्या सर कोई एग्जाम्पल है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेपोलियनिक वॉर, यहाँ लिखा है मैंने NAPOLEANIC, नेपोलियनिक वॉर जो हुआ था 1793 से लेकर, ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप देख लीजिएगा। ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एक एग्जांपल के लिए याद रखना है कि जब नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे 1793 से लेकर 1818 तक, तो उस वक्त यूएसए ने बोल दिया था कि हम इसमें जो है न्यूट्रल रहना चाहते हैं, और काफ़ी रिस्पेक्ट की गई थी, यूएस के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट की गई थी। तो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से ही आ रहा है, लेकिन 19th सेंचुरी में आप ये कह सकते हो कि 19th सेंचुरी में इसका काफ़ी बढ़ गया था। ओके, यहाँ पे अब एक और चीज़ हमें याद रखनी है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड है कंट्री, बेल्जियम है, इन कंट्रीज़ ने तो ये कह दिया कि हम परमानेंटली न्यूट्रल हैं, हम वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। 19th सेंचुरी में क्या क्या हो रहा था बेटा, देखिए यूएस ने जो चीज़ें कहीं, यूएस ने खैर ये 1793 से 1818 की बात है। फिर इसका एक और एग्जांपल है कि भाई स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम का ये कहना कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, हम लोग परमानेंटली न्यूट्रल हैं। तो 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट इसीलिए ज़्यादा बढ़ चढ़ के ज़्यादा डेवलप हुआ क्योंकि 1793 और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चली आ रही थी, तो अब इसका डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ हो चुका था। यहाँ तक कि एक और यहाँ पे केस है बेटा, यूएसए के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, मैं ध्यान से सुनिएगा, 1862 की बात है। अमेरिका में यूएसए में सिविल वॉर चल रहा था, और उस वक्त ब्रिटेन ने कहा था कि भाई हम जो है न्यूट्रल रहेंगे, हम क्या करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ये एग्जांपल को ध्यान से सुन लीजिए बेटा, यूएसए के अंदर सिविल वॉर चल रहा था 1862 में, और उस वक्त ब्रिटेन ने कहा था कि हम इस वॉर में हमें कोई मतलब नहीं है, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, और इनका आपस का सिविल वॉर है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ब्रिटेन इस वॉर में बीच में पड़ा, यूएस के कुछ साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका सपोर्ट कर रहा था, बोल तो रहा था ब्रिटेन कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल हैं, लेकिन उन्होंने वायलेशन किया न्यूट्रलिटी का।
तो जाहिर सी बात है कंपनसेशन पे करना पड़ा 155,000,000 इतना बेटा इन लोगों को पेमेंट करना पड़ा, इतने डॉलर्स पे किए इन्होंने अमेरिका को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था बेटा, वायलेशन किया था। तो ये एग्जांपल हो गया आपका कि ब्रिटेन और यूएसए के अंदर सिविल वॉर हो रहे थे। ब्रिटेन ने उसमें अपना बोला था कि न्यूट्रल है, लेकिन उसके बावजूद इंटरफेरेंस किया, तो उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ा। और इसको लेकर जो है हेग न्यूट्रलिटी को लेके जो लॉज हैं, आप कहेंगे कि कहाँ है, तो हेग कन्वेंशन 5, हेग कन्वेंशन 13 और यहाँ तक कि डिक्लेरेशन ऑफ लंदन। हेग कन्वेंशन 5, हेग कन्वेंशन 13 और लंदन डिक्लेरेशन। और भी चीज़ें हैं बेटा न्यूट्रलिटी को लेकर, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। तो ये एक अच्छा खासा आपका इंट्रोडक्शन, तो इसे तैयार कर लीजिएगा बेटा।